Hello everyone, very good morning. This is वरुण पाठशाला. वेलकम. सो आज है 19 अगस्त जहाँ हम आज के अपने करंट अफेयर्स पढ़ेंगे. ध्यान रखिएगा हमारी जो बेसिकली जो करंट अफेयर्स है वो एक दिन आगे चलती है. यानी कि आज अगर 18 है तो हमारी जो करंट अफेयर होगी वो 19 तारीख को होगी. तो सेम दैट आज 20 तारीख है और हम जो करंट अफेयर पढ़ रहे हैं वो 19 तारीख के पढ़ रहे हैं. तो आपको इस तरीके से फॉलो करना पड़ेगा क्योंकि बाकी सारी चीज़ें भी होती है मैनेज करने में. विल सी कि हम इसको सेम डे पे लेके आ पाए. सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहला जो हमारे पास बेसिकली जो करंट अफेयर है वो बेसिकली कल की शिमला रेलवे स्टेशन. हुआ क्या है, रिसेंटली जो हिमाचल के अंदर जितना भी फ्लड और ये सारा कुछ हो रहा है उसकी वजह से जो भी लैंड स्लाइडिंग हो रही है उसकी वजह से जो कल की रेलवे स्टेशन है वो बेसिकली हैवीली डैमेज हो चुका है. और ये एक और चीज़ बताऊँ तो ये 120 ईयर ओल्ड है बेसिकली और यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर आता है. तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी. है क्या, कब बना था, क्या है. तो ध्यान रखिए कल की रेलवे स्टेशन बेसिकली 96 किलोमीटर की लाइन है जो कि 1998 से 1903 के बीच में बना था. डायरेक्शन थी बेसिकली हर्बर्ट सेप्टिमस हैरिंगटन की जो कि बेसिकली डेडिकेटेड बाय लॉर्ड कर्जन था. अब इसे 2008 के अंदर बेसिकली हेरिटेज साइट के अंदर इसे बेसिकली लिया गया था. अब माउंटेन रेलवे ऑफ इंडिया के अंदर इसके अंदर दो पॉपुलर साइट्स हैं जिसमें एक आती है दार्जिलिंग हिमालय रेलवे इन वेस्ट बंगाल और दूसरी आती है नीलगिरी माउंटेन रेलवे इन तमिलनाडु. तो ये दो हैं. वहीं अगर आप देखोगे तो इंडियन रेलवे ने जो एक लग्जरी 7 कोच की एक विस्टाडोम ट्रेन लॉन्च की थी जो जिसका नाम था हिम दर्शन एक्सप्रेस 2019 के अंदर, जो कि हिस्टोरिकल की शिमला के रूट पर चलती थी. ध्यान रखिएगा. आप हिम दर्शन का नाम याद रख सकते हैं जो कि बेसिकली एक लग्जरियस कोच था. 7 कोचेस थे उसमें जो कि 2019 के अंदर लॉन्च की थी सेम इसी रूट पे. ओके, लेट्स मूव टू द कन्याकुमारी मट्टी बनाना. अब कन्याकुमारी मट्टी बनाना है क्या. तो बेसिकली क्या है, मट्टी बनाना वैरायटी नेटिव है बेसिकली कन्याकुमारी डिस्ट्रिक्ट का जो कि जीआई टैग दिया गया था. एंड बेसिकली नोन है या फिर जो इसकी पहचान है वो बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक दैट थ्राइव ओनली स्पेसिफिक क्लाइमेट. यानी कि जो वहाँ का जो मट्टी है उसी के अंदर जो बेसिकली उसी की पहचान है उस मट्टी की कंडीशन की. तो इसी वजह से इसको बेसिकली कन्याकुमारी मट्टी बनाना स्कीम नाम दिया गया है. वैरायटी है वहाँ की. तो है क्या. तो अब एक तरीके से अगर आप इसे देखोगे, अब देखो क्या है बेसिकली मट्टी बनाना एक जो है एक कंडीशन है जो कि बेसिकली एक तरीके से लोगे तो बेसिकली एक स्पेसिफिक एरिया के अंदर ही उगाया जाता है और थोड़ी सी एक तरीके से लार्ज होती है, थोड़ी सी बड़ी होती है इंस्टेड ऑफ अदर थिंग्स. और वहीं अगर आप देखोगे तो एक जो इसका जो फ्रूट है बेसिकली अच्छी खासी उसमें फ्रेगनेंस होती है, स्वीट होता है. लाइक बेसिकली जैसे शहद आप टेस्ट करते हो उस तरीके का होता है जिसे बेसिकली कहीं और रेप्लिकेट नहीं किया जा सकता. अब इसके 6 नॉन टाइप्स हैं बेसिकली जो कि बेसिकली कलर है, अरोमा है, टेस्ट है. इस तरीके से इसकी एक अच्छी यानी खुशबू आता है, अच्छा कलर आता है. ठीक है. अब यहाँ पर देखोगे एक हाइब्रिड है यानी कि मिक्स ऑफ मट्टी बनाना और रेड बनाना. तो इन दोनों का बेसिकली कॉम्बिनेशन चलता है और ये बच्चों के लिए भी है, ऊपर से जो डायबिटीज़ है जिनको मधुमेह की बीमारी होती है उनके लिए भी बेसिकली अच्छा होता है. वहीं अगर आप देखोगे तो एट्रीब्यूट के अंदर या फिर ह्यूमिडिटी, वाटर, टेम्परेचर या फिर जो भी होते हैं तो इसकी एक यूनिकनेस है. एक ऐसे एरिया के अंदर उगाई जाती है जहाँ पर बेसिकली सॉइल कंपोजिशन अच्छा हो, न्यूट्रिशन बैलेंस हो, वाटर और टेम्परेचर थोड़ा सा अच्छा हो, इस तरीके से. अब ये क्या है, एक्सपर्ट जो इसकी हाईलाइट कर रहे हैं बेसिकली इसका सिग्निफिकेंट वो कह रहे हैं कि जीनोटाइप जो इन्वायरमेंट बायो बेसिकली माइक्रोबायोम इंट्रैक्शन है यानी कि जीन एक्सप्रेशन करता है और एक अच्छी वैरायटी को बेसिकली निखर के लेके आता है. यानी कि डिफिकल्ट है प्रोड्यूस करने में, किसी और जगह पे या फिर किसी को लेके इसको लेके जाया जाए वहाँ प्रोड्यूस किया जाए, दैट्स नॉट बेसिकली दैट मच ऑफ इजी. तो इसलिए इसका बेसिकली जो महत्व वो बढ़ भी जाता है. आगे देख लेते हैं. थर्ड लॉन्गेस्ट मानसूनल ब्रेक इन दिस सेंचुरी हैज एंडेड. तो दिस ईयर मार्क द थर्ड लार्जेस्ट मानसून ब्रेक 21st सेंचुरी फॉलोइंग 2002 और 2009 के बाद. अब ये थर्ड है यानी कि मानसून ब्रेक हुआ है. तो इसकी वजह से कितना इम्पैक्ट पड़ा है, कितना ज़्यादा बेसिकली हमें सीवियर कंडीशन फेस करनी पड़ रही है इन नॉर्थ पार्ट ऑफ इंडिया. तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें बेसिकली अगर आप यहाँ पर एक चीज़ समझने की कोशिश करोगे तो ओवरऑल अगर 6% के करीब अगर आप देखोगे 7% से घटकर 6% के करीब में जो जो रेनफॉल है उसका जो पीरियड है वो बढ़ गया है. अब मानसूनल ब्रेक है क्या. मानसून ब्रेक occurs when the monsoon throw shift northward leading to increased rainfall along the Himalaya foothills part of eastern Himalaya, suppressing rainfall in other regions.
यानी कि ये मान के अगर मैं आपको ये कहूँ, आपको आपको पता है अगस्त के टाइम पे अभी तक दिल्ली के अंदर, दिल्ली वाले रीजन में इतनी कोई ज़्यादा खास बारिश हुई नहीं है। बट अनफॉर्चुनेटली अगस्त के टाइम पे या फिर जुलाई के एंड के टाइम पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है। तो यहाँ से जो रेनफॉल है वो शिफ्ट होकर सीधा हिमालय की तरफ चला गया, और ईस्टर्न हिमालय की तरफ चला गया। तो इसकी वजह से वहाँ पर बारिश ज़्यादा हो रही है, और वहाँ पर बारिश ज़्यादा होने की वजह से जो ये बेसिकली हो क्यों रहा है, ये हो रहा है बेसिकली क्लाइमेटिकल रीजन की वजह से। अगर इतना क्लाइमेटिकल चेंज नहीं आएगा धीरे धीरे, बेसिकली कुछ चीज़ें ना बहुत धीरे धीरे इम्पेक्ट करती हैं। तो उसकी वजह से जितना भी, अगर आप हिमाचल में या उत्तराखंड में या ऊपर की तरफ में जितना भी आप ब्रेक देख रहे हो, वो सारा का सारा इसी कारण से हो रहा है। तो वाइल मेट्रोलॉजिकल डिफाइंड क्लाइमेटोलॉजिकल मानसूनल ब्रेक इज डिक्लेयर्ड व्हेन नॉर्मलाइज रेनफॉल एनोमली इंडेक्स ड्रॉप बिलो 1, 7 टू यानी कि 1 हो जाता है, परसिस्ट टू एटलीस्ट 3 कॉन्जिक्यूटिव डेज। यानी कि ऑब्वियसली बात है, देखो अब मेट्रोलॉजिकल जो उतने भी मेट्रोलॉजिकली जो डिफाइन किया जाता है वो यही है कि मानसूनल ब्रेक कब डिसाइड किया जाएगा, जो नॉर्मल जो रेनफॉल है उसका जो इंडेक्स है वो बेसिकली एक कम हो जाए, यानी कि 3 कंजिक्यूटिव डेज के अंदर ऐसा कुछ होता है तो इसे मानसूनल ब्रेक कह दिया जाता है। तो करंट मानसून ब्रेक वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय द डेवलपिंग एआई अल नीनो, ठीक है, एंड द एब्सेंस ऑफ सब रीजनल वेदर पैटर्न्स दैट सपोर्ट रेनफॉल। तो ये बेसिकली किस वजह से हुआ है कि अल नीनो का जो डेवलप्ड है वो बेसिकली इन्फ्लुएंस हुआ है उससे, एंड एब्सेंस ऑफ सब रीजनल वेदर। तो हमारा जो सब रीजनल जो वेदर है वो कमजोर, प्लस अल नीनो का इन्फ्लुएंस करना। सो दिस इज अल नीनो क्या है मैं आपको बता दूंगा। दिस prolonged monsoon break is concerning, especially its coincides with a ban on rice export and crucial खरीफ। तो ऑब्वियसली बात है, देखो बारिश का इम्पैक्ट हर जगह पड़ता है, तो उसको आपको देखना पड़ेगा। नाउ लेट्स मूव टू द अनदर, नॉर्थ सी ट्रांजिशन अथॉरिटी क्या है, लेट्स सी। अब एंटी ऐसे है क्या, बेसिकली देखो आपने नॉर्थ सी का नाम सुना ही होगा, जो बेसिकली इंग्लैंड के पास है। द यूके ने अब क्या करा है कि प्लान किया है कि वो टोटल 100 लाइसेंस को बेसिकली ग्रांट करेगा कि वो नॉर्थ सी के अंदर बेसिकली ड्रिलिंग करें या फिर उसका खनन करें, और माइनिंग करने के बाद वहाँ से जो तेल गैस है, ऑफशोर ऑयल एंड गैस है, वो वहाँ से निकाल पाए। अब बेसिकली नॉर्थ सी है क्या, बेसिकली मैं आपको भी बता चुका हूँ, बिटवीन द इंग्लैंड एंड द स्कॉटलैंड के बीच में ये पड़ता है। नीदरलैंड, बेल्जियम, फ्रांस, साउथ एंड नॉर्वे, डेनमार्क, जर्मनी ऑन इट्स वेट्स, ठीक है, जाने देते हैं। आगे आ जाओ, वाई इज द नॉर्थ सी इंपॉर्टेंट, क्यों है, बेसिकली देखो ऑलमोस्ट जो सी बेड है नॉर्थ ईस्ट कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, डेप्थ है जिसकी 200 मीटर के करीब इसकी डेप्थ है। और यहाँ पर ये बताया जाता है कि जो इसके बेसिकली अगर आप समुद्र इसमें माइनिंग करोगे, खनन करोगे, तो ऑलमोस्ट चांस है कि यहाँ पर आपको अच्छा खासा ऑयल एंड गैस आपको मिल जाएगा। बट मिल तो जाएगा, क्यों, अब है क्या, अब ये प्रॉब्लमेटिक नहीं होगा, ऑब्वियसली बात है, देखो प्रॉब्लमेटिक होगा जब आप सी के अंदर ये सब कुछ करोगे तो वहाँ क्या चाहिए। आप फॉर एन एग्जाम्पल के लिए आप ए बी सी जगह पे रहते हो, गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड कि इस जगह पे ड्रिलिंग करेंगे, और ड्रिलिंग करने के बाद यहाँ से बहुत सारा सोना चांदी या कोयला निकलेगा। तो ए बी सी जगह पे जहाँ पर आप रह रहे हो, आप लोग कहाँ जाओगे, आपको इन्वायरमेंटल इश्यूज होंगे, आपको दिक्कतें आएंगी, काफ़ी धूल मिट्टी काफ़ी सारी चीज़ें होगी, आपके हेल्थ इश्यूज हो जाएंगे। तो ये सारी दिक्कतें हो जाएगी, और ऊपर से फिर आपको वाटर का इशू, क्लाइमेट चेंज का इशू, ये सारी चीज़ें अलग से फेस करनी पड़ेगी। गलियों में जब गड्ढे यानी कि रोड बनने का टाइम आता है, जब गड्ढे खुद जाते हैं तब लोगों को इतनी दिक्कत होती है। और ये प्रॉब्लम ये सोच रहे हैं कि सी के अंदर इतना ज़्यादा खनन करने के बाद तो ऑब्वियसली बात है, देखो इन्वायरमेंटल रिस्क आएगा, थ्रेट्स ऑफ मरीन लाइफ आ जाएंगे, बायोडाइवर्सिटी इशू आ जाएगा, क्लाइमेट चेंज आ जाएगा, ओशन जो इकोसिस्टम है वो खराब हो जाएगा। सो दिस इज द इशू। अब 1958 जेनेवा कन्वेंशन के अंदर, जो कि 1964 के अंदर आया था, तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ वाज द फर्स्ट इंटरनेशनल लेजिस्लेशन टू एस्टेब्लिश द राइट ऑफ कंट्रीज ओवर द कॉन्टिनेंटल शेल्फ। तो ऑब्वियसली बात है, तो 200 नॉटिकल मील्स का सबको पता ही है कि कंट्रीज के रीजन के अंदर आता है, वो उसके अंदर कुछ भी कर सकते हैं। तो दिस इज़ द बेसिकली कि अब उनको कुछ ना कुछ चाहिए, अब उनको जब उनको लगता है कि निकालना है तो वो निकालें भाई, वो उनकी मर्जी है, इसमें हम तो कुछ कर नहीं सकते। बट ठीक है, बट समटाइम्स वी हैव टू थिंक अबाउट इट कि हम इन्वायरमेंट को इतना ज़्यादा परेशान ना करें। दिस इज़ जो भी कुछ हिमालय में हो रहा है, दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ द इन्वायरमेंटल इशूज़ जो भी हम सारी चीज़ें करते हैं। हालांकि इंडिया के मामले में इन्वायरमेंटल इश्यूज़ को इतना ज़्यादा कंसर्न नहीं लिया जाता जितना कि वेस्टर्न कंट्रीज़ में या फिर ईस्ट कंट्रीज़ में लोग हैं। तो इंडिया बेसिकली अपना जो कार्बन कैप्चर इमिशन है उसके मामले में बहुत सही रहता है, यानी कि इंडिया बेसिकली अपनी चीज़ अपना कार्बन कैप्चर को सेल भी करता है। बट वेस्टर्न कंट्रीज़ में ये बहुत ज़्यादा होता है। तो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट देखो, सिर्फ एक ऐसा तो नहीं है कि इंडिया नहीं करेगा तो होगा नहीं, या फिर इंडिया पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सर दैट्स नॉट द मैटर, बेसिकली मैटर ये है कि ऑल ओवर कंट्रीज़ को मिल में आपने यूएनईपी बना रखा है, यूनेस्को बना रखा है, वर्ल्ड बैंक बना रखा है, आईएमएफ बना रखा है, इन सारी चीज़ों को मैनेज करने के लिए, ताकि सारी चीज़ें मैनेज हो। बट एट द एंड हाउ यू आर मैनेजिंग, दिस इज एक्चुअली इम्पोर्टेंट।
आप रूल्स को फॉलो ही नहीं कर रहे हो कई जगह पे। इन ऑर्गेनाइजेशन का कोई फ़ायदा नहीं है, बस ये सिर्फ चले जा रही हैं। लेट्स सी। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन रिलीज ड्राफ्ट फॉर फॉरेन एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स। क्या है बेसिकली ड्राफ्ट? तो है क्या बेसिकली, देखो यूजीसी ने क्या किया है, एक न्यू क्राइटेरिया असाइन किया है किसके लिए, जितने भी जो डिग्री होल्डर्स हैं जिन्होंने ली है इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ से, और वो कैसे लिए बेसिकली डिस्टेंस लर्निंग से, ऑनलाइन लर्निंग से, फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट से। अब आपने कई बार देखा होगा ना कि ये बहुत ज़्यादा ऑनलाइन चल रहा होता है कि MBA फ्रॉम मैसाचुसेट यूनिवर्सिटी और फलाना ढिमकाना, ये पता नहीं क्या क्या इनका चलता रहता है। ये ध्यान रखो, मत करो ये सारी चीज़ें, ये सारी कोई मायने नहीं रखती हैं। आपने ऑनलाइन कर लिया, आपको लग रहा है कि हाँ मैं MBA वहाँ से कर रहा हूँ, मैं डेटा साइंस वहाँ से कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, और इतनी बाहर की यूनिवर्सिटी चल रहा है, आपने 2-2 लाख रुपए कर रखे हैं। कुछ नहीं कर रहे ये लोग, आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं। देखो इन चीज़ों का ना कोई फ़ायदा होता है, आपको नॉलेज आ चुकी है, दैट्स इट। अगर आपको डिग्री चाहिए, अच्छी चीज़ चाहिए, तो आप एक्चुअल में जाके चीज़ों से करो ना। ऑनलाइन डिग्री से क्या फ़ायदा? आपको एक ऐसी यूनिवर्सिटी का नाम बता रहे हैं जो वहाँ पर जाके मैटर करती है, लोगों को एडमिशन नहीं मिल रहे हैं, लोग मारे मारे फिर रहे हैं यूनिवर्सिटीज़ के लिए कि यार मुझे वहाँ पर जाने का मौका मिल जाए। आपको लग रहा है आपने ऑनलाइन कोर्स ले लिया और अब सब कुछ ठीक चल रहा है, कुछ नहीं होता। और ऊपर से कुछ चीज़ें ऐसी भी चल रही हैं जो आपको इंडिया के अंदर, या IIT विशाखापट्टनम से आपको MBA करवाएंगे, आपको IIT रुड़की से करवा देंगे, कोई मतलब नहीं है। मतलब सिर्फ उसी चीज़ का है जो आप फिजिकल एजुकेशन लेते हो, जो एक्चुअल डिग्री होती है। IIM के अंदर एडमिशन के लिए कैट कौन देगा? जो कैट दे रहे हैं वो तो फिर बेवकूफ़ है, जो इतनी पढ़ाई कर रहे हैं। तो इनसे थोड़ा सा दूर रहो। तो अब क्या है, द गाइडलाइंस कम एज एन फॉरेन यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश कैंपस इन इंडिया एंड इंडियन यूनिवर्सिटीज कोलैबोरेट विद इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ड्यूअल जॉइंट डिग्री प्रोग्राम्स। अब क्या है, यूजीसी ने ड्राफ्ट दिया है, रिकॉग्निशन एंड द ग्रांट ऑफ इक्वल इक्विलेंस टू क्वालिफिकेशन ऑब्टेन फ्रॉम फॉरेन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन 2023 covers various aspects such as internationally relevant curricula, academia, academic collaboration with foreign universities, credit recognition under twinning agreement। तो ठीक है, इसमें सारी चीज़ें कवर की गई हैं कि उनका एकेडमिक क्या है, उनका करिकुलम क्या है, और क्रेडिट रिकग्निशन का क्या है। तो ये सारी चीज़ों पर फोकस किया गया है। अब कंडीशन क्या क्या रखी है? कंडीशन ये है कि जो फॉरेन इंस्टीट्यूशन है शुड बी ड्यूली रिकॉग्नाइज इन होम कंट्री, यानी कि होम कंट्री के अंदर वो वैलिड होना चाहिए। द प्रोग्राम मस्ट हैव बीन परस्यू थ्रू रेगुलर इन पर्सन इंट्रोडक्शन, नॉट ऑनलाइन और डिस्टेंस लर्निंग। तो भैया थोड़ा सा संभल के रहो। एंट्री लेवल रिक्वायरमेंट फॉर एडमिशन शुड बी सिमिलर टू द कोर्सपॉन्डिंग प्रोग्राम्स इन इंडिया, यानी कि सेम वे होना चाहिए। ऐसा नहीं आप ये मान रहे हो कि हाँ चलो IIM तो आज मैं मैसाचुसेट्स ही करूँगा। अरे भैया सोच समझ के तो कर लो, तुम पढ़े लिखे होने के बाद इतनी बेवकूफ़ी कर रहे हो। दुनिया मारी मारी फिर रही है, कंपनियां मारी मारी फिर रही है कि मैसाचुसेट्स का एक बंदा मिल जाए उनको, वो उसको 2-2 करोड़ रुपए देने के लिए राजी हो रही है। तो आपको लग रहा है मैसाचुसेट्स से MBA कर रहे हो पता नहीं क्या क्या कर रहे हो, और आपको लग रहा है वो वैल्यूएबल है। अब द सिमिलरली ऑफ एंट्री क्राइटेरिया विल बी इवैल्यूएटेड बेस्ड ऑन फैक्टर्स, प्रोग्राम ड्यूरेशन, क्रेडिट रिक्वायरमेंट और इवैल्यूएशन प्रोसेस। तो ठीक है, जो भी एंट्री लेवल प्रोग्राम है वो इसी के बेस पे होगा। इक्विलेंस ऑफ क्रेडिट डेफिनेशन, कॉन्टैक्ट आवर्स, सेल्फ स्टडी आवर्स विल बी एस्टेब्लिश्ड फर्स्ट, ये सबको बताया जाएगा। अब क्या है, अब क्वालिफिकेशन ऑब्टेन फ्रॉम ऑफशोर कैंपस, ठीक है, अंडर द ड्यूअल और जॉइंट डिग्री प्रोग्राम विल बी रिकॉग्नाइज इफ दे मीट एक्रीडिटेशन रिक्वायरमेंट इन बोथ होस्ट कंट्री एंड द कंट्री ऑफ ओरिजिन। तो ये ध्यान रखिएगा, अगर जो भी उन्होंने प्रोवाइड किया है, डिग्री प्रोग्राम दिया है आपको, तो वो तभी आपका मान्यता प्राप्त होगा जब आपकी कंट्री में और प्लस दूसरी कंट्री में वो दोनों वैलिड हों। अगर ये दोनों वैलिड नहीं है, अगर उसका नहीं है, तो आपका कोई वैलिड नहीं है, आप फिर ठन ठन गोपाल वाला सीन है। क्वालिफिकेशन ऑप्टेन थ्रू फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर रिकॉग्नाइजेशन और इक्विलेंस। अब ये क्यों है मैं बता देता हूँ, इसका ना एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट क्या है। फॉर एन एग्जांपल के लिए, इंडिया के अंदर एक भाई साहब ने क्या करा कि उन्होंने ना एक अपना इंस्टीट्यूट खोला, फॉर एन एग्जांपल कुछ भी करके, XYZ वट एवर कुछ भी खोला। और खोलने के बाद में उन्होंने क्या करा, उन्होंने किसी से टाई अप कर लिया, किसी कोई जान पहचान का है कुछ भी है, और टाई अप करने के बाद में किसी यूनिवर्सिटी से जो बाहर की यूनिवर्सिटी है उससे टाई अप करने का एक फ्रेंचाइजी ले ली कि आपका सर्टिफिकेट हम बच्चों को दे देंगे और उसके नाम से हमारा इंस्टीट्यूट भी चल जाएगा और हम कोर्स भी करवा देंगे। सो अब आपने पढ़ लिया, सब कुछ हो गया, तो ये फ्रेंचाइजी जो एग्रीमेंट था ना, ये चलते नहीं है। मैं इसी की बात कर रहा हूँ, इससे थोड़ा सा संभल के रहो। ऐसा कुछ भी नहीं होता कि इंडिया के अंदर इंस्टीट्यूट बैठा हुआ है करोल बाग के अंदर और वो आपको एक कोर्स करा रहा है और आप सोच रहे हो कि वो बहुत ज़्यादा सही है, और वो बाहर की यूनिवर्सिटी से करा रहा है, आप दुनिया जहान में पता नहीं कहाँ कहाँ डाल रहे हो। थोड़ा संभलो। Schools affiliated with foreign boards will be recognized if pursued through regular mode, meet specific criteria, जो मैंने आपको बताया। सेम क्राइटेरिया जो वहाँ पर फॉलो किया जाता है, जो यहाँ फॉलो किया जाता है, तभी होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, चलो।
आगे आ जाओ। इंडिया हैज स्टार्टेड मैन्युफैक्चरिंग 38 एपीएस। एपीआईज क्या है? एक्टिव फार्मास्यूटिकल्स इंग्रेडिएंट्स। 2017 के बाद से जो स्टैंड ऑफ हुआ था चाइना के साथ में, उसके बाद में इंडिया ने काफ़ी कुछ सेल्फली डेवलप करना चालू कर दिया है। तो उसी का एक ये नज़रिया है। इंडियाज यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हैज स्टार्टेड कंट्रीज हैज इनिशिएटेड द डोमेस्टिक प्रोडक्शन। खुद का प्रोडक्शन करती है 38 एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स का, जो बेसिकली आपकी दवाइयाँ और सारी चीज़ें बनाने में आते हैं, फ्रॉम लास्ट 1.5 ईयर्स। दिस अचीवमेंट हैज़ बीन फैसिलिटेटेड थ्रू द प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम फॉर फार्मास्यूटिकल सेक्टर। ऑब्वियस सी बात है, देखो ऐसी जो सारी चीज़ें ना, आपने कभी सुना होगा कि जो प्राइवेट कंपनीज हैं या फिर कुछ भी हैं, वो अपने एम्प्लॉयज़ को ना सैलरी के साथ साथ एक छोटा सा इंसेंटिव भी प्रोवाइड करते हैं मंथली, 5,000 का, 7,000 का, या फिर कभी कभी ज़्यादा भी होता है, कुछ भी होता है, या फिर ईयरली होता है। तो वो इसलिए होता है ताकि उनको जो सैलरी मिल रही है वो तो ठीक है, वो तो उनका काम करने के लिए, बट वो थोड़ा सा और प्रोडक्टिवली काम करें, उससे वो थोड़ा सा और कुछ ना कुछ डेवलप करें चीज़ों को। जो ज़्यादा कर रहा होगा उसकी परसेंट उसको ज़्यादा दिया जाएगा, जो कम कर रहा होगा उसको कम किया जाएगा। सिंपल सा मेथड है। अब इसी तरीके से सेम गवर्नमेंट ने भी अपनाया। गवर्नमेंट ने कहा देखो आप मैन्युफैक्चरिंग चला रहे हो, आप सारे काम कर रहे हो, ठीक है। तो प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव क्या था कि आप एक काम करो, आप ना थोड़ा सा प्रोडक्शन इसका कर दो या फिर उसका कर दो, इसमें हमारा कंट्रीब्यूशन ले लो। आप 50 रुपये लगा रहे हो, एक काम करो, 30 रुपये हम दे देंगे और बताओ, लेकिन थोड़ा सा बढ़ाओ। तो इन फार्मास्यूटिकल कंपनीज ने क्या करा, अरे ये वाला काम तो आप पहले कर ले, बता देते, हम स्टार्टिंग से कर लेते। तो इन सब ने स्टार्ट कर दिया। तो ये सारा कुछ हो रहा है बेसिकली प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव स्कीम के थ्रू। ओके। अब से 95% ऑफ दीज एपीआईज वाज रिवैल्यूटेड आफ्टर 2017 बॉर्डर स्टैंड ऑफ। तो इंडिया ने अच्छा एक सेल्फ रिलायंस की तरफ अपना मुंह मोड़ा और बहुत बढ़िया काम किया। अब क्या है, वाइल्ड फायर्स इन कनाडा एंड स्पेन। अब देखो मैसिव वाइल्ड फायर्स हैव wreaked इन हैवोक इन कनाडा, जो कि टेरिटरीज में टाउन ऑफ येलो नाइफ बेसिकली से कहा जाता है, जहाँ पर 3,000 पीपल वो इवैक्यूएट किए गए हैं नियरली बेस्ड टोनरफ नेशनल पार्क के पास। तो ये ठीक है, आग लग गई है, वो सारी चीज़ें हैं। तो ये बेसिकली क्या लगती है कि आपको पता है, ये दिस इज़ बिकॉज ऑफ कि हाँ धूप ज़्यादा पड़ रही है, उसकी वजह से धीरे धीरे चीज़ें सुलगनी चालू हो जाती हैं। दिस इज़ ऑल। तो इसको मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ओवरऑल वाइल्ड फायर रिवर जिसमें 3,000 लोगों को निकाला गया, सारी चीज़ किया गया। दो जगह हुआ है, कनाडा और स्पेन में हुआ ऐसा। तो वाई कनाडा एंड अदर कंट्रीज इन मिड टू हायर लेटीट्यूड्स आर प्रोन टू वाइल्ड फायर। अब है क्या बेसिकली, अब कनाडा और इसके अलावा कुछ जो कंट्रीज हैं जो हायर एल्टीट्यूड पे है, वो बेसिकली प्रोन वाइल्ड लाइफ फायर्स ड्यू टू फैक्टर्स। ड्राई कंडीशन है वहाँ पे, ठीक है। रीजन है उसके, वहाँ के ड्राई कंडीशन, वार्मर टेम्परेचर, बिल्ड ऑफ फ्लेमेबल वेजिटेशन उनकी होती है। तो ये और जो रीजनल जो सीजनल वेरिएशंस होती हैं इसकी वजह से भी, तो ये मोस्टली सबसे बड़ा रीज़न हो जाता है जहाँ पर वाइल्ड लाइफ फायर हो जाती है। तो ये वाली जो कंडीशन है, चाहे ड्राई कंडीशन है, वार्मर वार्मर टेम्परेचर है, तो ठीक है। और वहाँ की जो वेजिटेशन है वो इतनी ज़्यादा होती है कि उस पर जरा सी ही चिंगारी डालो, आग तो लगेगी लगेगी। तो अब ये वाली चीज़ें, आपने बुश फायर आपने सुना होगा ऑस्ट्रेलिया के अंदर, जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इशू हुआ था। और ये सारी चीज़ें हैं। तो मोस्ट ऑफली अगर आप देखोगे तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ठीक है, नज़र मार लो, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। पिक किडनी इन ह्यूमन बॉडी, तो भैया ये वाले काम ठीक है, लगवा के देख लेना कभी, अगर ज़िंदगी में कभी किसी को ज़रूरत पड़े तो ठीक है। इन वर्ल्ड काफ़ी आगे जा रहा है, यानी कि हमारी जो टेक्नोलॉजी है बहुत आगे बढ़ चुकी है। सर्जन एट NYU Langon basically have successfully transplanted pig's kidney basically into a brain dead man। तो उसके अंदर लगाई और उसने बेसिकली फंक्शन किया नॉर्मली लाइक इन अ मंथ, और बिल्कुल सेम इसी तरीके से फंक्शन किया जैसे एक आदमी फंक्शन करता है। अचीवमेंट है जो कि बेसिकली लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन लिया, और ये काफ़ी टाइम से न्यूज़ में चल भी रहा था, लास्ट 4-5 सालों से ऐसा कुछ चल रहा था कि सारी चीज़ें हुई। तो ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। तो ऐसी पॉसिबिलिटीज़ बन जाती हैं। जो एनिमल के जो ऑर्गन्स हैं उसको बेसिकली, सारे एनिमल्स के नहीं, बेसिकली पिग क्या है, जो पिग के जो एनिमल्स जो ऑर्गन्स होते हैं बेसिकली इज दैट सिमिलर टू द मैन, यानी कि एक ह्यूमन के बिल्कुल ऑर्गन से बिल्कुल मेल मेल खाते हैं। बाकियों के भी ट्राई किए गए हैं काफ़ी बार, हमने जब आर्टिकल्स में न्यूज़ में देखा है। तो ये पॉसिबल नहीं था, बट राइट नाउ इट इज़ पॉसिबल, सो दैट्स ऑल गुड। अब 2020 सर्जन एट द यूनिवर्सिटी ऑफ मेरीलैंड ट्रांसप्लांटेड जीन एडिटेड पिग हर्ट इनटू ए टर्मिनली इल मैन विच लास्टेड फॉर 2 months बिफोर फॉलिंग। तो ट्राई करने की कोशिश की गई है, सब कुछ हुआ है। तो दिस इज़ ऑल। तो आज की करंट अफेयर में बस इतना ही। तो ये पिग वाला कुछ ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, बट ठीक है, आप कभी मेंस में ऐसा लिख सकते हो कि वी हैव ट्राइड और समथिंग। तो
कंट्रीज अपना ट्राई करने में लग रही हैं, कोशिश कर रही हैं। दैट्स ऑल। मिलते हैं नए लेक्चर में, एक नई शुरुआत में। 20 तारीख का तो संडे है, आपको सीधा मंडे को 21 की करंट अफेयर में मिलेंगे। और थैंक यू। लाइक एंड सब्सक्राइब कर दिया करो यार, आपकी सारी चीज़ों से ही हमारी चीज़ें चलेंगी। थैंक्स।